ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट कर रहे हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या है, एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। कोई भी बिजनेस में हम लोग को पैसे का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। वी नीड फंड्स, वी नीड मनी फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग आवर बिजनेस, ठीक है ना। दैट मनी कैन बी अरेंज्ड फ्रॉम ऑपरेशंस, लाइक जो बिजनेस हम लोग कर रहे हैं। सपोज मेरा कपड़े का बिजनेस है, सो आई विल बी बाइंग क्लोथ्स एंड आई विल बी सेलिंग क्लोथ्स। सो बाइंग क्लोथ्स विल बी एट cost price and selling them at selling price. It will result into earning of profit. So that I can consider as my operational fund. इसके अलावा हम लोग को पैसा और चाहिए होता है टू एक्सपैंड, टू कंडक्ट सम एडिशनल ऑपरेशंस, समथिंग लाइक दैट। सो इन दैट केस हम लोग बाहर से भी पैसे अरेंज करते हैं। सो we can take funds from outside in terms of loan from bank, loan from financial institutions, or we can arrange money from debenture issue, ठीक है। हम लोग अंदर के लोगों से भी पैसे ले सकते हैं। ये देखो, ये फंड फ्रॉम आउटसाइड तो हो गया। अच्छा, ये शेयर जो इशूड है ना, दिस इज़ नॉट फ्रॉम आउटसाइड। एक्चुअली आउटसाइड मैंने इसलिए कहा है यहाँ पे बिकॉज टू अरेंज फंड्स बाय इशूइंग शेयर्स आई हैव टू ask from public which is outside the company. Once they buy our shares तो वो inside हो जाता है। So जो भी है, मैं ये from inside मैं इसको इक्विटी का नाम देता हूँ, ठीक है। अब इक्विटी में बहुत तरह के होते हैं ना। आइदर आई हैव माई ओन मनी, ठीक है, जिसको मैं रिजर्व्स बोल सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास काफ़ी रिजर्व्स थे, कैश रिजर्व्स भी हो सकता है। एंड देन आई कैन मेक सम एडिशनल इशू, ठीक है, एडिशनल इशू इन द मार्केट। सो इस तरह से आई कैन अरेंज मनी फॉर माई ऑपरेशंस। सो ये इनफ्लो ऑफ फंड्स को हम लोग, जब ये फंड तैयार हो गया मेरे पास, एक एक्यूमुलेट मैंने कर लिया, आई विल बी यूजिंग दिस फंड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। I can use it for the purpose of purchase of asset, for making some investment, for additional working capital, ठीक है। वर्किंग कैपिटल में मैं इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे रख सकता हूँ, ठीक है। नाउ दिस इनफ्लो ऑफ फंड्स एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स ये हमेशा इक्वल होना चाहिए। क्यों इक्वल होगा? ऑब्वियसली वॉट एवर फंड्स वी हैव अरेंज्ड फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड और फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, वो सारा पैसा हम लोग या तो यूज़ कर डालेंगे या फिर वो मेरे पास पैसा बचा हुआ बैलेंस में रहेगा। यही तो हो सकता है। तो इसीलिए ये इनफ्लो ऑफ फंड्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू आउटफ्लो ऑफ फंड्स, क्योंकि उतना ही पैसा हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जितना हमारे पास अरेंज किया हुआ है। सो दिस फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट हमें क्या बताता है? ये जो इनफ्लो ऑफ फंड है ना, इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं सोर्स ऑफ फंड्स, ठीक है। और ये सोर्स ऑफ फंड को हम लोग यूज़ करते हैं जिस भी पर्पस में, उसको हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। सो यही हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट का एक्चुअली फॉर्मेट है। इसको अगर मैं इस तरह से बना दूँ ना, ये मेरा एक फॉर्मेट बन गया, ठीक है। तो ये मेरा फंड फ्लो स्टेटमेंट हो गया। सो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट का लेफ्ट हैंड साइड सोर्सेस ऑफ फंड्स होता है। सोर्सेस ऑफ फंड में यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट्स हो सकता है, इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स, बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स, फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मैं हो सकता है कि एनी एसेट दैट आई एम नो लॉन्गर यूजिंग आई कैन सेल इट ऑफ इन द मार्केट, ठीक है। और उससे आई कैन अरेंज सम फंड। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, मैं जो भी इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस किया हुआ वहाँ से हो सकता है आई एम रिसीविंग इंटरेस्ट और आई एम रिसीविंग डिविडेंड्स, ठीक है। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज करने का मतलब क्या है? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है फंड्स दैट आई कीप फॉर माई डे टू डे ऑपरेशंस, ठीक है। तो फंड फ्लो ये जो वर्किंग कैपिटल है ना, इसको यूजुअली हम लोग कहते हैं करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। और ये जो करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स में क्या क्या होता है? स्टॉक, डेटर्स, कैश, बैंक। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, ऑल दीज काइंड ऑफ आइटम्स। सो ये सारे पैसे जो है ना विद इन 1 ईयर हमारे पास आ जाता है, नेट में आ जाता है। तो अगर वर्किंग कैपिटल घट गया, मतलब वर्किंग कैपिटल में जो भी पैसा ब्लॉक हुआ था वो पैसा मेरे पास आ गया, सो इट रिजल्ट्स इनटू सोर्स ऑफ फंड, है ना, इनफ्लो ऑफ फंड।
कभी कभी हो सकता है कि ये वर्किंग कैपिटल में आई हैड टू इन्वेस्ट मोर मनी बिकॉज आई मे नीड सम मोर फंड्स टू कंडक्ट माई ऑपरेशंस, तो इन दैट केस मेरा वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करेगा, तो मेरे को इन्वेस्ट करना हो सकता है। एप्लीकेशन ऑफ फंड में देखो क्या क्या है। ट्रेडिंग लॉसेस, हो सकता है द बिजनेस इज नॉट ऑपरेटिंग एट इट्स पीक, मेरे को लॉस हो गया, तो मेरा पीछे का जो भी सेविंग किया हुआ था वो पैसा यहाँ पे लग गया, ठीक है। नाउ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट का मतलब आई मे नीड सम वेरी नाइस एसेट और विच इज़ मॉडर्न इन रेस्पेक्ट ऑफ माई प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, तो उसमें मे बी मैं इन्वेस्ट करूँ, ठीक है। जो बोरोइंग्स मैंने किया हुआ था पहले उसको मैं रीपे कर रहा हूँ, मैंने लोन जो पहले लिया हुआ था उसे मैं रीपे कर रहा हूँ, डिबेंचर्स जो मैंने पहले इशू किया हुआ था उसे मैं रिडीम कर रहा हूँ, ठीक है। पेमेंट कर रहा हूँ गवर्नमेंट का ड्यूज़ या फिर पेमेंट कर रहा हूँ डिविडेंड्स, ठीक है। सो इसको हम लोग कहते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे फंड का मतलब लिखा हुआ है कि द टर्म फंड मीन्स कैश। In accounting, the term funds has a restricted meaning. It is used to refer to net working capital, that is the difference between current assets and current liabilities. Anyways, so funds मतलब हो गया पैसा, ठीक है, in liquid term. Now flow का मतलब क्या होता है? It means flow of funds, like changes, ठीक है। During the year जो भी change होता है ना, change का मतलब क्या हो गया कि पहले I have suppose 10 lakh rupees of money in my business, now I have only say 4 lakh rupees of money, it means what, I have utilized 6 lakh rupees, मैंने 6 लाख रुपया खर्चा कर दिया। now that 6 lakh rupees I have invested in some purchase of say 2 lakh रुपया I have invested in purchase of a fixed asset, 1 lakh suppose I have paid some repaid some loan, ठीक है, उस तरह से मैंने यूटिलाइज कर लिया। तो फ्लो का मतलब होता है चेंज इन बैलेंस ऑफ फंड। देखो सोर्स ऑफ फंड में सबसे पहला हमारा आता है फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब जो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, बिजनेस से फंड्स। अभी देखो ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग खाली पैसा का कॉन्सेप्ट को देखते हैं, बिकॉज फंड फ्लो मतलब कैश फ्लो, ठीक है, नॉट नेसेसरीली एकदम एग्जैक्टली कैश नहीं, बट नियर कैश आइटम्स। इसमें ऐसा कोई भी आइटम विच इज़ इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसके वजह से प्रॉफिट तो घट गया लेकिन कोई भी पैसा खर्चा ही नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब प्रिपेयर करते हैं ना, वहाँ पे हम लोग डेप्रीसिएशन एकदम चार्ज करते हैं, और डेप्रीसिएशन चार्ज करने की वजह से क्या होता है, हमारा प्रॉफिट घट जाता है, और प्रॉफिट जब घट जाता है उसके वजह से प्रॉफिट घट जाने का जो के वजह से क्या होता है, हमारा टैक्स हम लोग को कमती देना पड़ता है, और वही तो पर्पस होता है। लेकिन फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग डेप्रीसिएशन को एक्सपेंस के हिसाब से कंसीडर ही नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर डेप्रीसिएशन एज एन एक्सपेंस, इट इज़ एन एक्सपेंस, it is a legitimate business expense, but it does not involve any outflow of funds. पैसा खर्चा नहीं हो रहा है। देखो जब भी हम लोग बिजनेस में एसेट खरीदते हैं ना, वो खर्चा तब हो जाता है जिस टाइम पे बिजनेस में एसेट आता है। अपने दुकान गए, ठीक है, वहाँ पे कोटेशन लिए कि पैसा कितना लगेगा एक एसेट को खरीदने में। फॉर एग्जांपल वी आर परचेजिंग अ ट्रक, ठीक है, सो वो ट्रक का प्राइस से 35 लाख रुपीज़ है, ठीक है, तो वो 35 लाख का अपने ट्रक खरीदेंगे। अब मैंने ख़रीद लिया, मैंने 35 लाख रुपए पेमेंट भी कर दिया, लेकिन इन बिजनेस व्हाट हैपेंस व्हेन आई प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आई एम नॉट अलाउड टू डेबिट दैट 35 लाख रुपीज़ ऑफ एक्सपेंस इन माई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो मेरे पास ऑप्शन क्या होता है, मेरे पास ऑप्शन ये है कि वो एसेट का मेरे को लाइव कैलकुलेट करना पड़ता है कि वो एसेट कितना साल मेरे पास चलेगा। 5 years हो सकता है, 10 years हो सकता है, 15, 20, एनीथिंग। तो व्हाट आई डू इज़ आई एपोर्शन, मैं बांट देता हूँ, आई एपोर्शन दैट 35 लाख रुपीज़ ओवर द लाइफ ऑफ दैट ट्रक। अब ट्रक का लाइफ अगर 20 साल है तो वो 35 लाख रुपए में 20 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है।
35 लाख रुपए को मैं 20 से डिवाइड कर दूंगा और 1,75,000 और समथिंग लाइक दैट, है ना, वही तो आना है। एक बार करके देखते हैं। 35 लाख रुपीज़ को अगर मैं 20 साल, राइट, 1,75,000, सो दैट 1,75,000 को मैं हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर सकता हूँ। दिस इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रीसिएशन। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि जब हम लोग डेप्रीसिएशन के तौर पे उसे चार्ज कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, in those years there is no outflow of cash for the purpose of depreciation. It is just an accounting adjustment. परचेज तो जिस साल हम लोगों ने किया था, फंड तो उसी साल आउटफ्लो हो गया, या फिर अगर ईएमआई में हमने अपने खरीदे हैं तो फिर ईएमआई के तौर पे 10 साल या 5 साल में वो पैसा चला गया, है ना। लेकिन यहाँ पे डेप्रीसिएशन जब हम लोग लिखते हैं तो डेप्रीसिएशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश एक्सपेंस और एनी कैश आउटफ्लो। सो हम लोग डेप्रीसिएशन को प्रॉफिट से ना, नेट प्रॉफिट से प्लस कर देंगे। क्यों कर देंगे? बिकॉज ये हमारा एक इनकरेक्ट आइटम था, फंड फ्लो के कॉन्सेप्ट के हिसाब से इनकरेक्ट आइटम था, जो कि फंड फ्लो को रोक रहा है, ठीक है, या फिर ये गलत तरह से दिखाता है कि फंड हमारा फ्लो नहीं हुआ है लेकिन ये खर्चा दिख रहा है। सो प्रॉफिट से जब हम लोग उसको प्लस करेंगे तो हमारा वो एक्सपेंस जो है ना वो नल एंड वॉइड हो गया। उसी तरह से जनरल रिजर्व, बहुत टाइम पे अपने क्या करते हैं ना, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। प्रॉफिट का देखो, मैं यहाँ पे कुछ आइटम डिस्कस कर रहा हूँ, क्या क्या है पहले मैंने ये डिस्कस कर लिया, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। दूसरा है जनरल रिजर्व का मतलब क्या होता है कि आई हैव सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, वो प्रॉफिट मैं शेयर होल्डर को नहीं देना चाहता हूँ। व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम कीपिंग दैट मनी विथ मी ओनली। सो फॉर डूइंग दैट मेरे को कुछ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। किस तरह का ट्रांसफ़र? मेरे को वो पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होगा। तो जब मैं ये ट्रांसफ़र का एंट्री पास करता हूँ ना, उस टाइम पे जनरल रिजर्व डेबिट हो जाता है, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाता है, बिकॉज प्रॉफिट से तो पैसा हट गया ना, प्रॉफिट का अमाउंट घट गया, जनरल रिजर्व बढ़ गया। सो जनरल रिजर्व खर्चा के हिसाब से पीएल अकाउंट में दिख गया, लेकिन एक्चुअल में क्या वो हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी मेरे पास ही है और जनरल रिजर्व भी मेरे पास ही है। मैं तो अकाउंटिंग एंट्री कर रहा हूँ ना कि जनरल रिजर्व को मैं पीएल अकाउंट में माइनस करके जनरल रिजर्व अकाउंट में मैं वो पैसा डाल दे रहा हूँ, सो दैट इन फ्यूचर वो जनरल रिजर्व का पैसा आई कैन यूज़ इट। बट इज इट अमाउंटिंग टू एनी कैश आउटफ्लो? नो। सो कोई कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है, कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है, तो उसको भी हम लोग प्लस कर देंगे। फिर आता है गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल एक्चुअली लॉस है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं रेप्यूटेशन, येस डेफिनेटली गुडविल रिप्रेजेंट्स रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस, बट गुडविल को हम लोग को राइट ऑफ करना पड़ता है। जब गुडविल हम लोग राइट ऑफ करते हैं, वो गुडविल भी कोई पैसा खर्चा नहीं होता है, इट इज़ जस्ट एन अकाउंटिंग एंट्री टू गुडविल अकाउंट। जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं ना, इट इज़ जस्ट एन अकाउंटिंग एंट्री, तो उसे भी हमें नल एंड वॉइड करना है। उसी तरह से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब होता है जब अपने बिजनेस शुरू करते हैं ना, उस टाइम पे देर आर सो मेनी फॉर्मेलिटी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, जैसे लीगल एक्सपेंसेस हो गया, हाँ, नेम क्या डिसाइड करना है उसको रजिस्टर करने का हो गया, then there are many expenses which are only incurred when we are initiating the business। जब हम लोग गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, अब वो पैसा हम लोग बिजनेस में एक्सपेंस के हिसाब से नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि जिस टाइम पे ये खर्चा होता है ना, उस टाइम पे बिजनेस शुरू ही नहीं होता है। तो बिजनेस अगर शुरू ही नहीं हुआ और वो पैसा हम लोगों ने खर्चा कर दिया बिजनेस के नाम से, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। एंड वी आर नॉट अलाउड एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू डेबिट प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एंटायरली इन पीएल अकाउंट। तो ये भी वो एसेट जैसे ही बात हो गया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को भी अपने 5 साल या 10 साल में, 5 साल में यूजुअली माइनस करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ। मतलब मैं बताता हूँ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब जब बिजनेस अपने शुरू किए ना, तो कंपनी का नाम भी नहीं डिसाइड हुआ, कंपनी को रजिस्ट्रेशन भी नहीं किए, तो बहुत सारा खर्चा हम लोगों ने किया, और वो सारा खर्चा जो भी हम लोगों ने किया, वो सारा खर्चा हम लोग पीएल के नाम से
डेबिट कर सकते हैं। लेकिन डेबिट करने के लिए आपको तो कंपनी चाहिए। अब कंपनी तो बनी ही नहीं है अभी तक। तो कंपनी जब बनेगी तो ये पूरा खर्चा को हम लोग कुछ सालों में डिवाइड करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। अब सपोज़ वो 10 लाख रुपए अपने खर्चा किए, वो 10 लाख रुपए को अपने से 5 साल में राइट ऑफ करेंगे क्योंकि वो नहीं दिख सकता। उसको हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से, क्योंकि वो लॉस है ना, उसको अभी तक कोई एब्जॉर्ब नहीं किया तो उसे दिखाना पड़ता है। तो उसे धीरे धीरे माइनस करना है। तो 10 लाख को अगर 5 साल में करना है तो 2 लाख करके हर साल आता है। सो 2 लाख करके पीएल अकाउंट में हम लोग माइनस करते हैं। तो ये भी कोई भी खर्चा नहीं है पैसा का, तो उसे भी हम लोग यहाँ पे कैंसिल करेंगे। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। तो ये पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट होता है, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट आता है ना, इसको हम लोग कहते हैं फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसका और एक तरीका है करने का कि ये 3 लाख से अगर अपने ये सारे आइटम्स को प्लस करें ना, तो भी हमें ये वाला अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। ये वाली अमाउंट मिल जाएगी, मतलब ये 3 लाख, ये माइनस करना पड़ेगा ऑब्वियसली क्लोजिंग बैलेंस। तो ये 26,000 वी विल गेट। सॉरी, क्लोजिंग से प्लस करना है, ओपनिंग वाले को माइनस करना है, तो फिर ये हमारा अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर कोई सिंगल ईयर का ही रहता है तो फिर उसे ऐसे क्या करते हैं, एनपी एज पर पीएल अकाउंट, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग करते हैं ऐड एक्सपेंस विच डज नॉट इन्वॉल्व कैश आउटफ्लो। तो ये सारे एक्सपेंसेस को हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पे। अगर सिंगल मतलब 1 साल का नेट प्रॉफिट है, यहाँ पे जैसे 2 अलग अलग सालों का दिया हुआ है ना, ये ओपनिंग, ये ओपनिंग हो गया और ये वाली क्लोजिंग हो गई। और अगर 1 साल का है तो इस तरह से करेंगे, ऐड करेंगे ये एक्सपेंसेस विच डज नॉट इन्वॉल्व कैश आउटफ्लो। अच्छा, ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 होता है, और एक आइटम हम लोग ऐड करते हैं, इनकम which are not included in PL। मेरा कहने का मतलब है, जब हम लोग सेल ऑफ एसेट करते हैं ना, तो सेल ऑफ एसेट में हम लोग क्या करते हैं, खाली प्रॉफिट को लेते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट को नहीं लेंगे, पूरा सेल का लेंगे, सेल का पूरा जो अमाउंट है ना उसको लेंगे। सपोज़ 10,000 का एसेट को अपने सेल किए 12,000 में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग खाली 2,000 को कंसिडर करते थे। लेकिन फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग यहाँ पे फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए वो 10,000 का एसेट जो 12,000 में हम लोग बेचे ना, तो पूरा 12,000 रुपये यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। अच्छा, और लेस क्या होता है, लेस होता है इनकम विच does not involve cash inflow, ठीक है। सो ऐसे काफ़ी तरह के इनकम है जिसमें कैश इनफ्लो नहीं होता है, लेकिन हम लोग फिर भी लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया है ना, लाइक दैट। अच्छा, और भी है लेस, और एक आइटम होता है, ये हमारा एक आइटम हो गया, और एक आइटम हमारा लेस होता है विच इज़ एक्सपेंस विच आर नॉट इन PL account and involves cash outflow।
बस ये एडजस्टमेंट करने से भी हम लोग को मिल सकता है। मतलब मैंने क्या कहा कि हम लोग पहले जो प्रॉफिट हुआ है ना उसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है, उससे हम लोग प्लस करेंगे ये एक आइटम, प्लस करेंगे ये वाली आइटम, और लेस करेंगे इसको और इसको। उसके बाद जो भी आएगा ना उसी को हम लोग कहते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, और उसी को हम लोग कैश फ्लो फंड फ्लो स्टेटमेंट में कंसिडर करते हैं। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये तो हम लोगों ने कर ही लिया अभी, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ये 2011 है, ये 2012 है, मतलब आई कैन से दिस इज़ माई ओपनिंग एंड दिस इज़ माई क्लोजिंग, ठीक है। सो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। सो कंप्यूटेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, ये 3 लाख रुपीज़ हम लोग यहाँ लिखेंगे और ये 2,80,000 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं ये जो पहले के मार्किंग्स हैं इसे मैं एक बार रब कर दूँ। ठीक है, सो एंड ये 2,80,000 यहाँ आ गया। उसके बाद ये जनरल रिजर्व, देखो आई विल बी कंसिडर ओनली द डिफरेंसेस। क्या डिफरेंस है, ये 25,000 से बढ़ गया, ये प्लस हो गया 25,000। इसका मतलब ये प्लस ये 25,000 आएगा कहाँ से, ये हमेशा आता है मेरा प्रॉफिट से ही, मतलब प्रॉफिट से मैंने साइड किया हुआ है पैसा, तो इसीलिए इसको मैं डेबिट में लिख दूंगा टू जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र 25,000। देन गुडविल देखो 50,000 से 40,000 हो गया, मतलब 10,000 जो है वो राइट ऑफ हो गया। 10,000 जो है वो राइट ऑफ हो गया, लेकिन इसमें कोई भी पैसा खर्चा नहीं होता है, तो इसलिए देखो ये 10,000 हम लोग यहाँ पे गुडविल रिटर्न ऑफ लिखेंगे। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 20 से 26 हो गया, तो ये जो 6,000 है ये डिप्रिसिएशन बोल के आपका यहाँ पे आएगा। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ये 6,000, बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटफ्लो। डिप्रिसिएशन बढ़ने का मतलब क्या है कि एडिशनल डिप्रिसिएशन इस साल लग गया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस देखो 15,000 था और ये 10,000 हो गया। अच्छा, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि कुछ आइटम्स बढ़ रहा है, कुछ आइटम्स घट रहा है, फिर भी मैं उसे डेबिट ही कर रहा हूँ दोनों ही केसेस में। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देखो जनरल रिजर्व का मतलब क्या होता है ना, ये बैलेंस है, इतना पैसा मेरे पास था। जनरल रिजर्व क्या है ना, इट्स अ फंड आई हैव क्रिएटेड। 1 लाख रुपया था, अभी वो 1,25,000 हो गया, मतलब देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 25,000 रुपीज़ एंड दैट इंक्रीमेंट इज कमिंग फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसीलिए 25,000 रुपया प्लस होगा। अच्छा, यहाँ गुडविल जो है वो 50,000 बैलेंस था, वहाँ से ये 40,000 हो गया। नाउ गुडविल इज़ अ लॉस आइटम। अगर लॉस आइटम को घटाते हैं हम, इसका मतलब वो लॉस आइटम कहीं पे चला गया, कहाँ चला जाएगा। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एनी लॉस if it is reducing, it has to be through profit and loss account. So when it is reducing through profit and loss account, इसका मतलब वो PL में डेबिट हुआ है, तो PL में डेबिट होने का मतलब उसमें पैसा खर्चा होना चाहिए, अगर नहीं हुआ है तो फिर यहाँ पे आएगा वो, ठीक है। अच्छा, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी सेम 15,000 था, 15,000 से 10,000 हो गया, ठीक है। एंड प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का मतलब क्या है, देखो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्या होता है ना, इसमें एक एसेट का पूरा लाइफ का डिप्रिसिएशन हम लोग हिसाब में रखते हैं। सो पहले 20,000 था, इसका मतलब क्या है कि टोटल एसेट में 20,000 का डिप्रिसिएशन अभी तक चार्ज कर लिया गया है, अभी 26 हो गया, मतलब ये 6,000 जो बढ़ गया वो इस साल का डिप्रिसिएशन है। अब इस साल का डिप्रिसिएशन है तो इट हैज़ टू इन्वॉल्व सम कैश आउटफ्लो, अगर नहीं है तो फिर वो ऐड होना चाहिए, इसीलिए वो यहाँ पे आएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी सेम, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे एंड वी आर गेटिंग दिस 26,000 एज आवर फंड फ्लो स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे क्या है, कंप्यूट फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे क्या क्या दिया है, ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरे पास दिया हुआ है, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट 4.5 लाख रुपया है। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, मतलब एक एसेट को बेच के 60,000 का प्रॉफिट हुआ। एक्सपेंसेस पेड, डिप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, डिस्काउंट, गुडविल एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ मैं एक एक करके आइटम में आता हूँ। दिस गेन ऑफ सेल इज अ रॉन्ग आइटम।
ना रॉन्ग आइटम का मतलब क्या है ना कि इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश इनफ्लो, है ना। रॉन्ग आइटम का मतलब है नो कैश इनफ्लो, पैसा नहीं आया, नो कैश इनफ्लो, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से देखो ये एक्सपेंस पेड, ये तो खर्चा है, इट इज़ एक्चुअली पेड, सो दिस इज़ अ गुड एक्सपेंस, गुड मनी एक्सपेंडेड, सो दिस इज़ ओके, दिस इज़ ओके, इसको कुछ नहीं करना है। डेप्रीसिएशन अगेन रॉन्ग, है ना, इसमें नो कैश आउटफ्लो, इसमें कोई कैश आउटफ्लो नहीं हुआ। नाउ देन लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, सेम थिंग, नो कैश आउटफ्लो, कोई पैसा आउटफ्लो नहीं हुआ। अभी एक दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है कि लॉस ऑन सेल तो एक्सपेंस तो हो ही रहा है। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं प्रॉफिट ऑन सेल एंड लॉस ऑन सेल दोनों का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। कॉस्ट, अच्छा, सिचुएशन ए एंड सिचुएशन बी, ठीक है। कॉस्ट सपोज 10,000 है इन बोथ द केसेस, ठीक है। नाउ सेल वैल्यू, इसमें मैं 12,000 में सेल कर रहा हूँ और इसमें मैं 8,000 में सेल कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई हैव अ लॉस ऑफ 2,000, नेगेटिव 2,000, एंड आई हैव अ प्रॉफिट ऑफ 2,000, ठीक है। तो दीज टू सिचुएशंस आर देयर, प्रॉफिट में लिखता हूँ, ठीक है। ये पॉजिटिव में इसलिए ये प्रॉफिट है, ये नेगेटिव में मतलब ये लॉस हो गया ना। ये जो है ये मेरा पीएल में क्रेडिट होता है, ठीक है, और ये जो है ये मेरा पीएल में डेबिट होता है। लेकिन अगर तुम देखो, तुम एसेट को बेचा तो हाउ मच मनी यू एक्चुअली रिसीव्ड, यू हैव कलेक्टेड दिस मनी, यू हैव कलेक्टेड दिस मनी, राइट। सो हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट में ना डायरेक्ट इसे प्लस करते हैं, इसे प्लस करते हैं, ठीक है। 12,000 और 8,000 ये दोनों ही मेरे लिए प्लस आइटम है, बिकॉज आई एम रिसीविंग दिस मनी। सो ये सोर्स ऑफ फंड में ये दोनों आएगा, इट इज़ अ गुड मनी एंड आई एम रिसीविंग इट। बट इसका मतलब ये जो 2,000 और ये 2,000 है, इसका क्या इम्प्लीकेशन है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को। इन फंड फ्लो स्टेटमेंट इसको रिकॉर्ड ही नहीं करना है। तो अगर ये रिकॉर्डेड है तो ये गलत है। अगर ये पीएल के क्रेडिट साइड में 2,000 रुपये लिखा हुआ है, इसका मतलब इट अमाउंट्स टू मोर, मतलब ये कन्फ्यूजन हो रहा है ना, बिकॉज ये कोई भी इनफ्लो नहीं हो रहा पैसा का, इनकम नहीं हो रहा है, इनफ्लो नहीं हो रहा है, इनकम है, इनफ्लो नहीं है, इसलिए इसको हम लोग हटा देंगे, लेस करेंगे। और यहाँ पे ये जो खर्चा है इसको तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस किए थे पहले, इसलिए इसको हम लोग प्लस कर देंगे नल एंड वॉइड करने के लिए, ठीक है। अच्छा, डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब है कि 10,000 का सामान अगर आपने सेल किया और यू हैव अलाउड योर कस्टमर टू पे यू लेस मनी, इसका मतलब यू हैव एक्चुअली एक्सपेंडेड सम मनी, है ना। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 10,000 के सेल में you have accepted the collection of 9,800, so 10,000 minus 9,800 is 200, 200 is an expense, discount allowed, so it is okay, ठीक है। गुडविल अगेन नो कैश आउटफ्लो, गुडविल में कोई कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, ठीक है। सो मेरे को क्या क्या करना है, मेरे को ये आइटम को माइनस करना है, हटा देना है, ये प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है ना, इसे हटा देना है। डेप्रीसिएशन, इसको मैं प्लस करूँगा, इसको 4,000 को भी प्लस करना है, इसको कुछ नहीं करना है 200 को, और 20,000 को भी मुझे प्लस करना है, दैट्स इट। तो दिस इज़ हाउ आई हैव टू डू इट। सो नेट प्रॉफिट एज पर फॉर द करेंट ईयर, ये यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग 1,15,800, देन वी विल ऐड दीज आइटम्स, है ना, डेप्रीसिएशन, लॉस ऑन सेल एंड गुडविल, ठीक है। ये देखो ये तीनों आइटम हम लोगों ने प्लस किया, यहाँ पे टोटल 94,000 आया, इसको प्लस करेंगे 2,09,800 आ गया। अब इससे हम लोग ये 60,000 को हटा देंगे, माइनस कर देंगे, एंड वी आर गेटिंग फंड फ्रॉम ऑपरेशन एज 1,49,800। कैलकुलेट फंड फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, क्या क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड में देखो ग्रॉस प्रॉफिट है, गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट है, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, रिफंड ऑफ टैक्स,
एक्सेस डेप्रीसिएशन। ओके, यहाँ पे डेप्रीसिएशन है, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, गुडविल रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ सन्ड्री एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमें देखना है कौन कौन सा आइटम है विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटफ्लो या इनफ्लो। तो एक एक करके हम लोग ना पहले सॉर्ट आउट करके रखते हैं क्या क्या। जैसे ये मैंने कुछ देर पहले बताया है ना, 25,000 गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट, अपने पूरा सेल ऑफ प्लांट को ही कंसिडर करते हैं फंड फ्लो, है ना। अच्छा, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट ये ओके है, रिफंड ऑफ टैक्स भी ये ओके है, पैसा मिला, एक्चुअल में पैसा आया। एक्सेस ऑफ डेप्रिसिएशन अगेन कोई भी पैसा इसमें मिला ही नहीं मुझे। डेप्रीसिएशन में भी किसी भी तरह का फंड तो निकलता ही नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग में भी नहीं होता है, गुडविल रिटर्न ऑफ में भी नहीं। ठीक है, तो ये आंसर कितना है? आंसर है यहाँ पे, रुको मैं देख बताता हूँ रुक जा। अच्छा, यहाँ पे उसके बाद हाँ रुक जा, मैं देख के बताता हूँ, कैलकुलेट करके बताता हूँ। यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आएगा, प्लस होगा क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ हो रहा है। सन्ड्री एक्सपेंस, इसका मतलब जो करेक्ट एक्सपेंस है, नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस है जिसमें पैसा निकल रहा है, एक्सपेंस भी हुआ, पैसा आउटफ्लो भी हुआ, एक्सपेंस भी है, पैसा आउटफ्लो भी हुआ, तो वो है मेरा सन्ड्री एक्सपेंस, वो है मेरा डिस्काउंट। इसके अलावा बाकी ये और ये सारे आइटम्स जो हैं इसमें पैसा आउटफ्लो हुआ ही नहीं। ठीक है, तो एक बार हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं। ये देखो, मैच किया, प्रॉफिट, इसके साथ हम लोग प्लस करेंगे ये सारे आइटम्स जिसमें पैसा आउटफ्लो नहीं हो रहा है ना। डिप्रिसिएशन, फिर लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, फिर गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। ठीक है, और जो आइटम में पैसा आया ही नहीं लेकिन इनकम लिखा हुआ है ना, गेन ऑन सेल, ओके। एक चीज मैं बता दूं, ये जो डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है, और ये जो रिफंड ऑफ टैक्स है, इन दोनों को भी यहां पे लेस किया हम लोगों ने। क्यों, वाई, रीजन क्या है? बात है कि डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये मेरा ऑपरेटिंग नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, मतलब बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। मैं कहीं और इन्वेस्टमेंट किया ना, मेरा अगर कपड़े का बिजनेस है तो एनी इनकम विच इज रिजल्टिंग फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ क्लॉथ विल कम हियर। ठीक है, सो डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये तो मैंने कहीं और किसी और कंपनी के शेयर्स में मैंने इन्वेस्ट किया, किसी और कंपनी के डिबेंचर्स में मैंने इन्वेस्ट किया, तो वहाँ से जो भी पैसा मेरे को मिलेगा वो इनकम तो है, वो कैश इनफ्लो भी है। मैं बता दूं, ये हमारा सोर्स ऑफ फंड में आएगा, बट फंड फ्रॉम ऑपरेशंस में नहीं आएगा। ठीक है, ये ऑपरेशनल इनकम नहीं है, इसलिए ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन में नहीं आएगा। रिफंड ऑफ टैक्स भी वही है, रिफंड ऑफ टैक्स भी कि पिछले सालों में मैंने टैक्स पेमेंट किया था, अब वो ज़्यादा मैंने पेमेंट कर दिया था, अब मुझे वो पेमेंट जो एक्सेस मैंने किया था वो मुझे रिफंड मिल गया। ठीक है, तो मुझे आज मेरे पास आ जाएगा। तो ये दोनों आइटम हम लोगों ने नया सीखा, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारा सोर्स ऑफ फंड है। ठीक है, मैंने जो पहले दिखाया ना कि सोर्स ऑफ फंड में क्या क्या आएंगे, तो ये सोर्स ऑफ फंड में डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन ये मेरा ऑपरेटिंग इनकम नहीं है ना, बिजनेस का इनकम नहीं है, किसी और बिजनेस में मैंने इन्वेस्ट किया, इसलिए ये यहाँ से लेस हो जाएगा। ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम में आएगा, सोर्स ऑफ फंड में आएगा। रिफंड ऑफ टैक्स भी वही चीज़ है। तो ये दोनों अगर हम लोग करते हैं तो मेरा इनफ्लो आ गया 27,500। ठीक है, इसको प्लस करेंगे तो 84,000 और आउटफ्लो हो गया। रिफंड ऑफ टैक्स समझा दीजिए एक बार। रिफंड ऑफ टैक्स क्या होता है कि मैं पिछले सालों में कोई भी पैसा खर्चा किया, ठीक है, एज इनकम टैक्स, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, मेरा टैक्स पेमेंट करने का बाद था सपोज 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये मेरे को पेमेंट करना था, लेकिन मैंने पेमेंट कर दिया से 65,000, मैंने 15,000 रुपया ज़्यादा पेमेंट किया।
सो जब मैंने 15,000 रुपये ज़्यादा पेमेंट किया तो वो 15,000 रुपये ना मुझे रिफ़ंड मिलेगा, मुझे वापस मिल जाएगा, ठीक है। उसे हम लोग कहते हैं रिफ़ंड ऑफ टैक्स। तो ये किसी भी तरह से बिजनेस एक्टिविटी नहीं है ना, मेरे को ख़रीदना बेचने से ये आया ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा। हाँ, लेकिन ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन में ज़रूर आएगा। पैसा आया ना तो ये फंड है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा ज़रूर, लेकिन फंड फ्रॉम ऑपरेशंस में नहीं आएगा। फंड फॉर बिजनेस है ये, ठीक है। तो जब हम लोग सोर्स एंड एप्लीकेशन करते हैं ना, तो वो सोर्स एंड एप्लीकेशन में ये 10,000 भी आएगा और ये 5,000 भी आएगा, ठीक है। ये और ये दोनों आएगा, मतलब मेरा डिविडेंड भी आएगा और मेरा रिफंड ऑफ टैक्स भी आएगा, लेकिन ये यहाँ नहीं आएगा, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस में ये नहीं आएगा, इसलिए इसे यहाँ से लेस कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। यस सर। प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब क्या है कि जब एक कंपनी इनकम करती है तो उसे टैक्स देना पड़ता है। नाउ इस साल जो हम लोग प्रोविज़न करते हैं, मतलब इस साल जो हम लोग सोचते हैं कि हमें टैक्स पेमेंट करना है, वो तो इस साल के इनकम के ऊपर होता है। दैट इनकम टैक्स हैज़ टू बी पेड इन द कमिंग ईयर, अगले साल, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम लोग पेमेंट करते हैं। उसी तरह से जो अगले साल का, पिछले साल का जो प्रोविज़न था उसका, वो टैक्स का पेमेंट हम लोग इस साल करते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल सा बात है, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज हम लोग तो अभी 2020 और 2021 का देखता हूँ, ठीक है। 2020 ये प्रोविज़न फॉर टैक्स है, ठीक है। 2020 पे अपने प्रोविज़न फॉर टैक्स किए थे सपोज 20,000, कि हम लोग को 20,000 टैक्स 2020 में पेमेंट करना था और इस साल हमारा 30,000 हमें पेमेंट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ये पेमेंट जब पेमेंट करते हैं, मैं जब पे करूँगा तो फिर ये यहाँ पे पेमेंट करूँगा, ठीक है। तो अगर मैं हिसाब से ऐसे दिखाऊं कि अगर मैं एक प्रोविज़न फॉर टैक्स का एक अकाउंट बनाऊं ना, तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसमें मैं ओपनिंग का लिखूंगा, मतलब पिछले साल का लिखूंगा, ठीक है। तो 20,000, ठीक है। और इसमें लिखूंगा मैं टू बैलेंस CD, ये मैं इस साल का, करेंट ईयर का, हाँ 30,000। ये मैंने अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अभी देखो ये क्या है, ये तो मेरा इस साल का है, करेंट ईयर का है, ये करेंट है। तो करेंट ईयर का मतलब क्या है कि ये इस साल मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस किया है ना। इस साल मैंने इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा है, इसलिए तो मैं सोच रहा हूँ कि ये प्रोविज़न होगा। तो इसीलिए यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000 यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब जब हम लोग इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे ना, तो देखो यहाँ पे आई एम गेटिंग 20,000 रुपीज़। ये 20,000 रुपीज़ क्या है, टू बैंक या कैश बोल के आएगा, पेमेंट ऑफ टैक्स बोल के, ठीक है, कि टैक्स का हम लोगों ने पेमेंट कर दिया। तो देखो इन शॉर्ट क्या आया, जो पिछले साल का प्रोविज़न था वो मैंने इस साल पेमेंट किया, और जो इस साल का प्रोविज़न है ना वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गया। इसका मतलब जब हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं, फंड फ्रॉम ऑपरेशन जब हम लोग निकालते हैं, उस टाइम पे हमारा प्लस होगा प्रोविज़न फॉर टैक्स 30,000, ठीक है, और माइनस होगा टैक्स पेड 20,000, ठीक है। इस तरह से होता है ये, इस तरह से हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से हमें ध्यान में रखना पड़ेगा ये। इनफैक्ट हाँ, इसी तरह से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हाँ एक लाइन का एग्जाम्पल है कि प्रोविज़न फॉर टैक्स 2010 30,000, ये 40,000, हाँ। अच्छा, यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि 25,000 टैक्स इस साल पेमेंट किया, 25,000 का टैक्स इस साल पेमेंट किया। तो
यहाँ पे मैंने जो लेजर अभी दिखाया ना, उसमें मैंने बैंक अकाउंट का 20,000 मैंने बैलेंसिंग फिगर बैठाया, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर पुट करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बैंक का जो अमाउंट है ना वो ऑलरेडी गिवन है, वो गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, अकाउंट जब बनाएंगे, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है, ये मेरा क्लोजिंग है, तो ये बैलेंस BD, ये बैलेंस BD दिख रहा है, छोटा हो गया क्या? ओके, ये बैलेंस BD ये 30,000, ठीक है, एंड ये बैलेंस CD 40,000। अभी ये 25,000 पेमेंट है, तो बस इसको यहाँ पे पेमेंट बोल के लिख दो 25,000। अब हम लोग इसे बैलेंस करेंगे दोनों साइड को, ये 65 माइनस 30, तो 35,000 मुझे बैलेंसिंग फिगर मिल गया, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर, इसका मतलब क्या है, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये डेबिट हुआ है। तो हम लोग जब फंड फ्रॉम ऑपरेशन करेंगे उस टाइम पे ये 35,000 को ना प्लस करेंगे, क्योंकि प्रोविज़न है ना, हम लोग सोच रहे हैं कि ये टैक्स पेमेंट होगा, लेकिन पेमेंट तो हुआ नहीं, 35,000 का पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट हुआ 25,000, तो वो 25,000 माइनस होना चाहिए एज टैक्स पेड, ना कि 35,000। इसीलिए 35,000 का हम लोग प्लस कर देंगे। क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि जब हम लोग PL अकाउंट बनाए हैं तब ये 35,000 हम लोगों ने डेबिट किया हुआ है। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है इन केस ऑफ प्रोपोज्ड डिविडेंड। प्रोपोज डिविडेंड के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है। प्रोपोज डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि हर साल मैं डिविडेंड प्रपोज करता हूँ, मैं अपने शेयर होल्डर लोगों को प्रपोज करता हूँ कि मेरे को आपको डिविडेंड देना है ना। इस साल जो मैं प्रपोज करूँगा, इसी साल थोड़ी ना पेमेंट करूँगा वो। अगर मैं ईयर 1 में कोई प्रपोज करता हूँ, दैट अमाउंट ऑफ डिविडेंड विल बी पेड इन ईयर 2। ईयर 2 में जो मैं प्रपोज करूँगा वो ईयर 3 में पेमेंट करूँगा, ईयर 3 में जो प्रपोज करूँगा वो ईयर 4 में पेमेंट करूँगा। तो जो मैं प्रपोज करता हूँ, जितना मैं सोचता हूँ मैं पेमेंट करूँगा, दैट अमाउंट आई डेबिट इन माई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। मैं उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने उसे प्रपोज किया है कि वो पैसा मेरे को हटा के रखना है, तो इसीलिए वो पैसा हटा के रखना है। अब हटाने को तो पैसा खर्चा नहीं कहते हैं, तो इसीलिए ये पैसा मैं ऐड कर दूंगा। जो मैं प्रपोज कर रहा हूँ ना वो मैं प्लस कर दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो माइनस होगा, ठीक है, वो माइनस होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो क्या है कि द अमाउंट शोन एज एप्लीकेशन इन द फंड, ये एप्लीकेशन के हिसाब से दिखता है, ठीक है। ऑब्वियसली पेमेंट हो रहा है तो एप्लीकेशन ही दिखेगा ना। अच्छा, द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज प्रपोज डिविडेंड टू बी फाउंड आउट फ्रॉम ऑपरेशंस। कैसे? देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 40,000 45,000 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है ना कि जो 40,000 है, ये 40,000 हमारा पेमेंट होगा 2011 में, और ये जो 45,000 है ये मेरा P&L अकाउंट में डेबिट हो रखा है। इसीलिए जब मैं फंड फ्रॉम या फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाऊंगा ना, वहां पे ये प्लस करूंगा, ठीक है। PL अकाउंट में तो ये माइनस हो रखा था, तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन बोल लेते हैं हम लोग, फंड फ्रॉम ऑपरेशन में इसे अपने प्लस करेंगे। तो देखो यहाँ पे वही लिखा है 40,000 विल बी शोन एज एप्लीकेशन इन फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड 45,000 विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू फाइंड आउट फंड फ्रॉम ऑपरेशंस। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है कि साल के बीचों बीच अगर तुम कोई भी डिविडेंड पेमेंट करता है ना। बहुत टाइम पे अपने सोचते हैं कि ये इंटरिम डिविडेंड क्या होता है। इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है कि विद इन बिफोर द फाइनेंशियल ईयर एंड्स द कंपनी चूजेस टू पे अ डिविडेंड। इन दैट केस जितना भी इंटरिम डिविडेंड पेमेंट हो रहा है ना, उसे पूरा का पूरा आप एप्लीकेशन में डाल दो, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड इज पेड बाय द कंपनी बिफोर क्लोजिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड when the company has earned huge profit as per half yearly accounts. Interim dividend paid during the year will be shown as application of fund.
फॉर कैलकुलेटिंग फंड फ्रॉम ऑपरेशन इट इज़ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। सो फंड फ्रो मतलब ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालते वक्त प्लस होगा, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड को क्या करना है, एप्लीकेशन के हिसाब से दिखाना है, ठीक है। एज इफ अप्लाई किया हम लोगों ने, पैसा को यूज़ किया, सो एप्लीकेशन के हिसाब से दिखाना है। एंड फंड फ्रॉम ऑपरेशन जब हम लोग निकालेंगे वहाँ पे इसे प्लस करेंगे, एज इफ ये पैसा हम लोगों ने पीएल से हटाया। तो पीएल से हटाने का मतलब ये नहीं है कि आपने खर्चा किया, तो ये प्लस होगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन में। और क्योंकि ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए भी ये प्लस होगा। और ये माइनस होगा इन एप्लीकेशन, माइनस नहीं मतलब एप्लीकेशन का मतलब ही तो माइनस है, इसलिए ये एप्लीकेशन में दिखेगा।